हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज जैसे कि हमने विज्ञान का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आठवीं क्लास का, और इसी तरह हम आठवीं क्लास का सामाजिक विज्ञान के जो सभी चैप्टर है जो बोर्ड में आ रहे हैं, प्रश्न बार बार आ रहे हैं, वो प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। सॉरी, ये चित्र बनाया हुआ है, बच्चे बनाकर भूल छोड़ देते हैं, क्या करें अब। तो सामाजिक विज्ञान यानी कि पहला है आधुनिक भारत का निर्माण। पहला पार्ट कौन सा है? आधुनिक भारत का निर्माण, यानी कि आधुनिक भारत का जो निर्माण है वो कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अब पहला प्रश्न है, आधुनिक काल का तात्पर्य क्या है? आधुनिक काल का तात्पर्य क्या है? यानी कि इसका, ये जो आधुनिक काल है, पुराना जो काल है, उसका तात्पर्य यानी कि अर्थ, मतलब क्या है। ठीक है, यानी कि यूरोप में 1500 ईस्वी के बाद, यानी 1500 ईस्वी के बाद का जो समय है, बाद का समय क्या कहलाता है? आधुनिक समय, आधुनिक काल, आधुनिक काल कहलाता है। ठीक है, यानी कि यूरोप में 1500 ईस्वी के बाद का जो समय है वो आधुनिक काल कहलाता है। ठीक है, जिसमें नए विचार, विज्ञान और उपनिवेशवाद का विकास हुआ, यानी कि इसमें नए विचार और विज्ञान और उपनिवेशवाद का विकास हुआ। उपनिवेशवाद का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि इसमें नए जो विचार क्या क्या हुए, नए विचारों का विकास हुआ, और विज्ञान में भी और ज्यादा विकास हुआ, और साथ ही उपनिवेशवाद यानी कि जिसने कोई सजेशन दिया, उपदेश दिया, वे उनका विकास हुआ। ठीक है, आधुनिक काल यूरोप में 1500 ईस्वी के बाद का जो समय है आधुनिक काल कहलाता है। ठीक है, अब है दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई? यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो किस चीज की कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी मसालों की, और ये कहाँ की कंपनी थी? यूरोप की। ये बाहर की मसाले की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसने सोचा कि हमारा जो प्रचार प्रसार है वो असीमित मात्रा में रहे, हर जगह रहे, इसलिए इसने भारत में भी आने का फैसला लिया, और बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आई। ठीक है, मतलब कैसे आई ये तो मैंने समझाया है। अब देखते हैं कैसे आई। मुझे 1600 करीब ईस्वी में आई लगभग, व्यापार के उद्देश्य से, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से लगभग
1600 ईस्वी में भारत आई और धीरे धीरे शासन करने लगी। भारत आई और धीरे धीरे शासन करने लगे। यानी कि व्यापार के उद्देश्य से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इसलिए आई कि अपना व्यापार और ज्यादा अधिक बढ़ा सके, व्यापार कर सके, और इसका जो उद्देश्य था मसाले दूर दूर तक फैलाना और अपना जो प्रसार है उनका व्यापार बढ़ाना था। और ये कंपनी लगभग 1600 ईस्वी में भारत आई और धीरे धीरे ये अपने भारत पर शासन करने लगी। ठीक है, और ये कहाँ की कंपनी थी? यूरोप की थी। कहाँ की? यूरोप की। ठीक है, और कोई पूछ ले तो ये किसकी कंपनी थी? मसाला की। ठीक है, फिर ये औपनिवेशिक शासन और प्रशासन। सॉरी, चैप्टर ही दूसरा है। चैप्टर 2 औपनिवेशिक शासन और प्रशासन। ठीक है, अंग्रेजों ने प्रशासनिक नियंत्रण कैसे स्थापित किया? यानी कि अंग्रेजों, पहला इसमें प्रश्न है, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने प्रशासनिक नियंत्रण कैसे स्थापित किया? प्रशासनिक नियंत्रण कैसे स्थापित किया? यानी कि अंग्रेजों ने वो जो प्रशासनिक नियंत्रण था वो कैसे स्थापित किया? कोई बता सकता है? अपना जो शासन था वो कैसे चलाया? यानी कि अंग्रेजों ने नए कानून बनाए, कानून बनाकर और कर बढ़ाकर। यानी कि अंग्रेजों ने कर बढ़ा दिए और नए नए कानून बना दिए, और सेना के बल पर, यानी कि सेना के बल पर, सेना के बल पर अंग्रेजों ने प्रशासनिक नियंत्रण किया। अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, यानी कानून बनाए पहले तो, नया कानून, फिर कर बढ़ाया, कर व्यवस्था बढ़ाई, और फिर सेना के बल पर, यानी कि सेना की जो शक्ति थी उसके बल पर अंग्रेजों ने प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न, तीसरा पाठ, अध्याय 3, अध्याय 3, ग्रामीण और जीवन और कृषि। ग्रामीण जीवन और कृषि। ठीक है, यानी कि ग्रामीण जो जीवन और ग्रामीण में जो कृषि होती है, गांव में कृषि होती है, वो उसके बारे में। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त क्या था? यानी कि स्थायी जो बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त
क्या था। ठीक है, ये भूमि कर प्रणाली थी जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया जाता था। यानी कि ये जो भूमि कर प्रणाली थी जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया जाता था। यानी कि देखो स्तरीय बंदोबस्त ये क्या होता है, जैसे कि ये एक किसान है, इसका खेत ये है, ठीक है, ये खेत है इसका, तो ये खेत अब ये अंग्रेजों ने ले लेंगे, अंग्रेज इसको किराया देंगे, जैसे कि किराया बांटने होता वो किराया देंगे, और फिर जो जमींदार होते हैं उनको ये देंगे कि भाई तुम लोग फसल उगाओ इसमें, और ये खेत जो है वो तुम्हारा है। ठीक है, भूमि का मालिक बना दिया जाता था, ऐसे ही उनको मालिक बना दिया जाता था, और ऐसे ही अंग्रेज कर वसूली बढ़ाते थे और पैसे भी लूटते थे, और लोगों को बहुत अत्याचार सहना पड़ता था, लोगों पर अत्याचार भी करते थे। ठीक है, तीसरा पार्ट भी कंप्लीट। अब अध्याय 4, आदिवासी डीकू और उनका संघर्ष। यानी डीकू किसे कहा जाता था? पहला प्रश्न, डीकू किसे कहा जाता था? डीकू या डीकू एक ही बात है, वो चौथे चैप्टर में है। और बाहरी लोग जैसे महाजन, ठेकेदार, अंग्रेज डीकू कहलाते हैं। यानी कि बाहरी जो लोग थे, बाहरी लोग कौन कौन? महाजन यानी कि राजा महाराजा, और अंग्रेज, और जमींदार, जमींदार नहीं ठेकेदार, जमींदार ठेकेदार बात एक ही है, ठेकेदार। ठीक है, बाहरी लोग महाजन, अंग्रेज और ठेकेदार, ये डीकू कहलाते थे। ठीक है, डीकू कहलाते थे, यानी कि इनको डीकू बोला जाता था। ठीक है, समझ में आया सबको? अब अध्याय 5, अध्याय 5, 1857 का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? 1857 का। यानी कि 1857 का जो पहला क्वेश्चन है, 1857 का जो विद्रोह था, इसके 2 कारण लिखे, 2 कारण लिखिए। यानी कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके जो कारण थे, वो कारण क्या थे? 2 कारण लिखिए। पहला कारण है कारतूसों में चर्बी का प्रयोग। कारतूसों में किसका प्रयोग? चर्बी का, चर्बी का प्रयोग। ठीक है, दूसरा कारण है अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां। यानी कि अंग्रेजों ने जो लोगों की, वहां के जो जनता की, उन पर अत्याचारों की जो नीतियां लगाई हुई थी, नए नए कर, नए नए कानून, उन पर वो जो नीतियां थी वो एक
कारण है 1857 का विद्रोह। ठीक है, ये एक किताब कंप्लीट हो चुकी है। अब पढ़ते हैं भूगोल। भूगोल का पहला चैप्टर, ये 8वीं क्लास ही है। अध्याय 1। ठीक है, अरे बाली से बातें करने नहीं गया था, मार्कर में स्याही डालने गया था भाई, क्योंकि स्याही पता ही खत्म हो गई। संसाधन, पहला चैप्टर कौन सा है? संसाधन। अब संसाधन क्या है? पहला प्रश्न, संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? जो वस्तु मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे वे संसाधन कहलाती है। यानी कि जो वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं मानव की आवश्यकता को, यानी कि मनुष्य की जो जरूरत है, आवश्यकता है, उसको जो पूरा करे, आवश्यकता को पूरा करे, वे क्या है? संसाधन है। संसाधन है। ठीक है, संसाधन क्या है? जो वस्तु है मानव की आवश्यकता को पूरा करे वे संसाधन है। ठीक है, समझ में आ गया? अब दूसरा अध्याय, भूमि, मृदा और जल, प्राकृतिक वनस्पति। अध्याय 2। अध्याय 2। ठीक है, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? पहला प्रश्न अध्याय 2 का, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? ठीक है, यानी मृदा संरक्षण जो है वो क्यों आवश्यक है हमारे लिए? क्योंकि मृदा उपजाऊपन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्योंकि मृदा उपजाऊपन बनाने के लिए आवश्यक है। उपजाऊपन बनाने के लिए आवश्यक है, तो बनाए रखने के लिए। ठीक है, बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी कि मृदा उपजाऊपन है ना, बनाए रखती है वो, जैसे कि जिससे फसल अच्छी हो, हमें ज्यादा मुनाफा हो। ठीक है, और फिर है खनिज और ऊर्जा संसाधन। तीसरा अध्याय, खनिज और ऊर्जा संसाधन। और इसमें पहला, ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार का होता है? ये होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? परंपरागत और गैर परंपरागत या अपरंपरागत। परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत, ये अपरंपरागत या
इसको हम गैर परंपरागत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया। अब चौथा, सामाजिक। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, और बड़े बड़े तो तुम लोग को पढ़ने पड़ेंगे थोड़े से। बाकी जो रिपीट हो रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन में थोड़े बहुत बता रहा हूं। ठीक है, अध्याय 4 कौन सा है? कृषि। अध्याय 4 कृषि, यानी भारत की मुख्य फसलें कौन सी है? भारत की मुख्य फसलें। इसमें पहला प्रश्न, गेहूं, धान और कपास, यानी गेहूं, धान और कपास ये, और गन्ना, ये भारत की मुख्य फसलें हैं। कौन कौन सी? गेहूं, धान, कपास और मक्का। ठीक है, ये चार जो है भारत की मुख्य फसलें, ये भारत में उगाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, और फिर अध्याय 5, अध्याय 5 कौन सा है? उद्योग। और इसी में पहला प्रश्न है, उद्योग क्या है? उद्योग क्या है? कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, यानी कि कच्चा माल जो होता है, कच्चा माल को उपयोगी वस्तु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उद्योग। यानी कि उद्यानी उद्योग, ये एक फैक्ट्री है। इसमें हमने कोई नींबू कच्चे हैं मान लो, उनको उतार दिया, काट दिया, तोड़ लिया और इसके अंदर रख दिया। अब इसको उपयोग करने के लिए उसको थोड़े बहुत पकाना पड़ेगा। जब कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में बदलने की प्रक्रिया, यानी कि इसको हम कच्चे माल से उपयोगी करने के लिए बदलेंगे, तो वह जो प्रक्रिया है वो उद्योग कहलाती है। ठीक है, समझ में आया सबको? फिर 6, अध्याय 6 कौन सा? मानव संसाधन। मानव संसाधन। फिर इसी में पहला प्रश्न, मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन क्या है, कोई बता सकता है? शिक्षित और कुशल जनसंख्या मानव संसाधन कहलाती है। यानी कि शिक्षित, जो एजुकेटेड लोग हैं, और कुशल लोग हैं, जो जिनके पास ज्ञान है, कुछ करने की कला है, वो जो लोग हैं वो मानव संसाधन है। ठीक है, उनकी जो जनसंख्या है वो। शिक्षित और कुशल जनसंख्या। ठीक है, शिक्षित और कुशल जनसंख्या, ये क्या है? मानव संसाधन है। मानव संसाधन है। शिक्षित और कुशल जनसंख्या जो है वो, यानी कि शिक्षित और कुशल लोगों की जो जनसंख्या है वो मानव संसाधन है। ठीक है, अब दूसरी किताब भी कंप्लीट। ठीक है, दूसरी किताब कंप्लीट। फिर ये नागरिक शास्त्र सिविज, यानी कि पहला अध्याय 1 भारतीय संविधान। अध्याय 1 भारतीय संविधान। ठीक है, अब इसमें पहला प्रश्न है, संविधान क्या है?
संविधान। संविधान क्या है? देश के मूल कानूनों का संकलन, यानी कि देश के जो मूल कानून है, देश के मूल कानूनों का संकलन संविधान कहलाता है। संविधान कहलाता है। अब संविधान के अंदर क्या होता है? संविधान के अंदर हमारे देश के जो भी कानून है वो लिखे जाते हैं और उसके अंदर अंकित किए जाते हैं कानून सारे, जो भी हमें अधिकार है, जो भी है प्राप्त है, वो सब संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है। फिर दूसरा अध्याय, धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता क्या है? इसमें प्रश्न है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष क्यों जाता है, यानी भारत देश है, इसको भारत देश को धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि भारत सभी धर्मों का सम्मान रखता है, सम्मान करता है। भारत सभी देशों ने सभी धर्मों को, भारत सभी धर्मों को कैसे रखता है? सम्मान रखता है। भारत सभी धर्मों को सम्मान रखता है, यानी कि उनको एक बराबर संख्या में रखता है, बराबर मात्रा में, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सभी देश जो है वो बराबर है। ठीक है। फिर अध्याय 3, संसद। अध्याय 3, संसद की भूमिका। यानी कि संसद की जो भूमिका है वो क्या है, इसके बारे में बताइए। ठीक है। संसद के 2 सदन है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा। संसद के कितने सदन है? 2। पहला कौन सा है? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अब चौथा अध्याय, अध्याय 4, कानून और सामाजिक न्याय। इसमें पहला प्रश्न है, कानून क्यों आवश्यक है? यानी कि कानून है जो हमारे देश में क्यों आवश्यक है, इसको क्यों लगाया गया है, क्यों भाई कानून लागू है हमारे देश में? समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए, यानी कि समाज में जो व्यवस्था है वो बनाए रखने के लिए और न्याय बनाने के लिए। समाज में व्यवस्था और न्याय दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, समाज में व्यवस्था और न्याय दिलाने के लिए। ठीक है। फिर 5वां है, अध्याय 5, न्यायपालिका क्या है? अध्याय 5, न्यायपालिका। और फिर न्यायपालिका, पहला प्रश्न है न्यायपालिका का कार्य। न्यायपालिका का कार्य, कार्य क्या है? यानी कि न्यायपालिका है वो क्या कार्य करती है, इसके बारे में बताइए। ठीक है।
इसका जो कार्य है वो न्याय देना और संविधान की रक्षा करना, यानी कि इसका जो कार्य है वो लोगों को लोगों का न्याय दिलाना या लोगों का न्याय करना, न्याय दिलाना और संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा करना। ठीक है, न्यायपालिका क्या करती है? संविधान की रक्षा करती है और लोगों को न्याय दिलाती है। ठीक है, सभी को समझ आ गया? ठीक है, अब अध्याय 6 सीमांत लोग। अध्याय 6 कौन सा है? अध्याय 6 सीमांत लोग। सीमांत लोग कौन है? यानी कि पहला प्रश्न इसमें, सीमांत लोग कौन होते हैं? सीमांत लोग, इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी सीमांत लोग वे लोग जो समाज के लिए हाशिए पर रहते हैं, यानी कि समाज के ऊपर हंसते हैं, यानी कि वे लोग जो समाज के हाशिए पर रहते हैं, वे लोग जो समाज के हाशिए पर रहते हैं। यानी कि कोई समाज मान लो कुछ अलग सोच रहा, बड़ा करने की सोच रहा है, तो वो लोग जो है, सीमांत लोग जो है वो हंसते रहते हैं कि भाई तुम ये काम करोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। जैसे कि हमें ताने सुनने को मिलते हैं कि भाई तू ये कर लेगा, तू वो कर लेगा, तू ये कर लेगा। तो इससे ये जो ताने दे रहे हैं ना लोग, वैसे ही इसमें सीमांत लोग होते हैं। ये जो ताने देने वाले लोग हैं वो सीमांत लोग होते हैं। ठीक है, अब से कोई ताने देना तो बोलना आप सीमांत लोग हो। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। अब अध्याय 7 तो पढ़ लिया क्या? नहीं, 7 तो आप पढ़ेंगे। अध्याय 7 कौन सा? सार्वजनिक सुविधाएं। अब सार्वजनिक सुविधाएं क्या है? पहला, सार्वजनिक सुविधाएं क्या है? यानी कि ये जो सुविधाएं हैं वो क्या है? सार्वजनिक जो सुविधा है वो जल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं। जल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधा है। ठीक है, सार्वजनिक सुविधा क्या है? जल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधा है। ठीक है, अब अध्याय 8। अध्याय 8 में पहला, कानून और संविधान। यानी कि अध्याय 8 हो गया कानून और संविधान। अब पहला प्रश्न इसमें, कानून कैसे बनाए जाते हैं? यानी कि कानून जो है वो कैसे बनाए जाते हैं? कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि कानून को कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं, यानी कि कानून संसद बनाती है, और जो भी कानून अगर नया लागू होता है तो वो पहले संसद के पास जाएगा कि ये जो कानून है वो लगाना सही है, गलत है। संविधान के अंदर देखते हैं कि ये कानून हम लगा रहे हैं तो संविधान के अंदर भी लिखा जाएगा, और संसद ही कानून लागू करती है, संसद नए कानून बनाती है। नए कानून बनाती है। ठीक है, ये तीनों किताबें कंप्लीट। ठीक है, ये लिखो। तब तक मैं दूसरी सब्जेक्ट कौन सी पढ़ाऊं? दूसरी सब्जेक्ट बताओ। हिंदी पढ़ा दूं?
चलो अब एक बार हिंदी का कर लेते हैं। हिंदी, ठीक है। अब इसमें पहला चैप्टर है वो ध्वनि, और इसी में पहला प्रश्न है अध्याय 1 में, ध्वनि क्या है। यानी किसी वस्तु का जो कंपन है, वस्तु का कंपन करना, वो क्या कहलाता है, ध्वनि। यानी किसी वस्तु के ऊपर हमने हथौड़ी मारी, हथौड़ी मारते वो कंपन करती है, और वो जो कंपन है वो ध्वनि कहलाता है, ठीक है। किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न तरंग, किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न तरंग क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है, ध्वनि कहलाती है, ठीक है। फिर अध्याय 2, सॉरी इसमें एक क्वेश्चन और देख लो। हमारे लिए ध्वनि, ध्वनि का जीवन में क्या महत्व है। यानी कि ध्वनि हमें सुनाई देती है, सुनने के लिए महत्व है, और हम जो बोलते हैं, ध्वनि से हम बोलते हैं और सुनते हैं और संवाद करते हैं, बात करते हैं, और हम सुनते हैं, बोलते भी हैं। और जब हम बात कर रहे हैं तो मेरी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, आप कुछ बोल रहे हो तो वो मेरे को सुनाई दे रही है। समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब अध्याय 2, अध्याय 2 में लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, वो गाना है ना, तेरे हाथों में नो नो चूड़ियां रे। अरे गाना गा रहा हूँ मैं, याद दिला रहा हूँ बस, बाकी क्या करें। लाख की चूड़ियां, चूड़ी नाम आया तो गाना याद आ गया। अब लाख की चूड़ियां, इसका जो प्रश्न है पहला, यानी कि पहला प्रश्न है लाख की चूड़ियां पाठ का मुख्य भाव, यानी कि ये पाठ है, इसका जो मुख्य भाव है वो क्या है, इसका मुख्य भाव, यानी कि लाख की चूड़ियों का मुख्य भाव क्या है, ठीक है। इसका जो मुख्य भाव है वो नारी के सौंदर्य, परंपरा और भारतीय संस्कृति का चित्रण, यानी कि नारी के सौंदर्य, नारी का सौंदर्य और परंपरा और भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति चित्रण। यानी कि इसमें हम, यानी कि राजस्थान में, भारत में लोग चूड़ियां क्यों पहनते हैं, लाख की चूड़ियां क्यों पहनते हैं, यानी कि नारी का जो सौंदर्य है, वो नारी की जो सुंदरता है वो दिखाने के लिए, और परंपरा, ये हमारे जो राजस्थान में, इंडिया में परंपरा है कि शादी होने के बाद ये चूड़ियां पहनते हैं औरतें, और भारतीय जो संस्कृति है वो भी इसमें प्रदर्शित होती है, उसमें भी आती है कि भाई भारतीय संस्कृति में ये कि भाई चूड़ियां पहनो, चूड़ियां पहनते हैं लोग, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। किसके, लाख की चूड़ियां का मुख्य भाव ये है कि नारी का सौंदर्य, सुंदरता, और इसकी जो परंपरा है वो परंपरा और भारतीय संस्कृति, इन तीनों का चित्रण किया गया है, ये तीनों चीजें बताई गई है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है बस की यात्रा, अध्याय 3, क्या है, बस की यात्रा। यानी कि बस की जो यात्रा है वो कैसे होगी, अरे बस में बैठोगे तभी होगी ना, ऐसे क्या कर रहे हो। लेखक ने बस की यात्रा को रोचक क्यों बताया, यानी कि बस की जो यात्रा है वो लेखक ने रोचक क्यों बताया, रोचक क्यों बताया, ठीक है। यानी कि बस की जो यात्रा है वो, उसको लेखक ने रोचक क्यों बताया, यानी कि अच्छी क्यों बताया, क्योंकि रोमांटिक, अच्छी, रोमांटिक नहीं, रोचक यानी कि रुचिकर, जिसमें रुचि हो, ठीक है। क्योंकि वे समाज के लिए त्याग और बलिदान, सॉरी
क्योंकि यात्रा में अनेक हास्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। यानी कि यात्रा में जो यात्रा हम मान लो बस में बैठे तो हमें ऐसी बहुत सारी घटनाएं दिखेगी जिसमें हमें हंसी आएगी, या कुछ ऐसा भी होगा जिसमें कुछ अलग ही अचानक वाली घटनाएं होगी, जैसे कि एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, अचानक ही होते हैं वो। ठीक है, यात्रा करते समय हास्यपूर्ण घटनाएं। ठीक है, घटनाएं होती है, इसलिए इसने लेखक ने बस की यात्रा को रोचक बताया। ठीक है, समझ में आ गया। ये एग्जाम में आते हैं। ला 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 ला। दीवानों की हस्ती, चौथा पार्ट है दीवानों की हस्ती। अरे ये दीवाना प्यार का नहीं है, ये दीवाना जो है वो बॉर्डर का है। दीवानों का सॉरी दीवानों की हस्ती। ठीक है, कवि ने दीवानों को महान क्यों कहा है? यानी कि कवि जो है, पहला प्रश्न है इसमें, कवि ने दीवानों को महान क्यों कहा? दीवानों को महान क्यों कहा, कोई बता सकता है? यानी कि कवि ने, क्योंकि वे समाज के लिए त्याग और बलिदान करते हैं। यानी कि क्योंकि ये समाज के लिए त्याग और क्या करते हैं? बलिदान करते हैं। जैसे कि हमारी सेना जो होती है वो बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं और वो शहीद हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग है, बलिदान है उनके प्रति। ठीक है, तो दीवानों की हस्ती, इसमें पहला प्रश्न, कवि ने दीवानों को महान क्यों कहा? क्योंकि ये जो समाज के लिए त्याग देते हैं और अपने त्याग करते हैं और बलिदान देते हैं अपना शरीर का। ठीक है, मार्कर बदल दो हल्का। अब पांचवा पार्ट है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यानी कि चिट्ठियों की जो दुनिया है, अनूठी दुनिया, उसके बारे में पांचवा पार्ट, अध्याय 5, चिट्ठियों का महत्व क्या है? यानी पहला प्रश्न, चिट्ठियों का महत्व, यानी कि इसका जो महत्व है, चिट्ठियों का महत्व क्यों है? अरे चिट्ठी तुम लोग देते नहीं हो अपने, अब आगे नाम तो क्या ही लूं, देते ही हो तुम लोग, सभी देते हो। ठीक है, चिट्ठियां भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। यानी कि चिट्ठी जो है ये भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। यानी कि चिट्ठी के द्वारा हम अपनी भावनाएं लिखते हैं, जैसे कि तुम लोग लिखते हो ना, भावनाएं अपनी, सर हमें वो पसंद है, सर हमें वो पसंद है। अरे सुधर जाओ, पढ़ लो, फ्यूचर पे ध्यान दो, सब आएगी बाद में, नौकरी लगने के बाद तो सब एकदम सही होगा, सिस्टमेटिक। फिर अध्याय 6। ठीक है, अध्याय 6 में भगवान के डाकिये, यानी कि भगवान का जो डाकिया था उसके बारे में कवि ने बादल को भगवान का डाकिया को क्यों कहा है? यानी कि कवि ने बादल को भगवान का डाकिया क्यों कहा है? यानी कि कवि ने भगवान को डाकिया क्यों कहा है? बादल को भगवान का डाकिया, क्योंकि बादल संदेश और वर्षा पहुंचाते हैं। यानी कि बादल जो है वो
वर्षा और संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी कि बादल वर्षा पहुंचाते हैं और संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर अध्याय 7। अध्याय 7, क्या निराश हुआ जाए, ये चैप्टर का नाम है। और इसमें पहला प्रश्न है, लेखक निराश न होने की बात क्यों करता है। यानी कि लेखक जो है, लेखक निराश न होने की बात क्यों करता है। यानी कि लेखक जो है वो निराश न होने की बात क्यों करता है। लेखक निराश न होने की बात क्यों करता है, क्योंकि निराशा से जीवन प्रगति नहीं होती। यानी कि निराश रहेंगे, निराशा से जीवन की प्रगति नहीं होती। ठीक है, यानी कि निराशा में रहोगे तो निराशा ही रहेगी, हमारा मन उदास रहेगा, बेचैन रहेंगे हम, जिससे हमारे जीवन की जो प्रगति है, विकास है जीवन का, वो नहीं होगा, रुक जाएगा। ठीक है, 8, अध्याय 8, ये सबसे कठिन समय नहीं। अध्याय 8। अब अध्याय 8 में पहला प्रश्न, कविता का मुख्य संदेश क्या है। यानी कि इस कविता का जो मुख्य संदेश है वो क्या है। मुख्य संदेश, कविता का संदेश। ठीक है, कठिन समय में भी आशा बनाए रखना। यानी कि कठिन से कठिन समय भी आए ना, कठिन समय में आशा बनाए रखना। यानी कि समय कितना भी कठिन हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें आशा बनाए रखनी चाहिए कि भी हम जीतेंगे, हमें जीतना है, जीतना है, जीतना है। कुछ भी हो जाए हमारे, चाहे जीवन में कितनी भी रुकावटें आ जाए, हमें कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। संघर्ष इतना करना है कि सफलता भी शोर मचा दे। ठीक है, वो है ना कि सफलता इतनी खामोशी से करो कि संघर्ष इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। ठीक है, फिर अध्याय 9, कबीर की साखियां। यानी कबीर की भाषा कैसी है, यानी कबीर की जो है वो भाषा कैसी है। सरल, सद्दुकड़ी और जन भाषा। सरल, सद्दुकड़ी और जन भाषा, यानी कि लोगों की जो भाषा है, जैसे कि मारवाड़ी। ठीक है, जन भाषा। और फिर है 10वां अध्याय में, 10वां अध्याय नहीं, इसमें पहला प्रश्न ये था, कबीर की भाषाएं सरल और मध्यकड़ी और सद्दुकड़ी और जन भाषा। फिर इसमें दूसरा प्रश्न है कि कबीर के 2 उपदेश लिखिए। आडंबर का विरोध, आडंबर का विरोध, ये कबीर का एक उपदेश था। और दूसरा उपदेश है ईश्वर भक्ति का महत्व। ये पहला। दूसरा, ईश्वर भक्ति का उपदेश, ईश्वर भक्ति का महत्व उपदेश। ठीक है, फिर 10वां है कामचोर। अध्याय 10, कामचोर अध्याय। ठीक है, इसमें कामचोर कहानी में क्या शिक्षा मिलती है। यानी कि इसमें पहला जो प्रश्न है, ये कामचोर जो अध्याय है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कोई बता सकता है। कामचोर यानी कि काम नहीं करता, बैठे रहता पूरे दिन निकम्मों की तरह, वो हमें शिक्षा मिलती है कि भाई हमें काम करना चाहिए, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, दिन में बैठे नहीं रहना चाहिए, निकम्मा खाली नहीं बैठा रहना चाहिए। ठीक है, काम से भागने की आदत बुरी होती है। यानी कि काम से
भागने की आदत बुरी होती है। ठीक है, यानी कि काम से जो भागता है वो कामचोर होता है, काम नहीं करता, निकम्मा खाली बैठा रहता है। ठीक है, ये लिखो, तब तक मैं 2 मिनट रेस्ट कर लूं। लिख लिया? अब है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, इसमें पहला संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव को बोध कहते हैं। आदि के भाव का बोध हो, यानी कि आदि का जो भाव भाव प्रकट हो, नाम प्रकट हो, वो जो बोध होता है उसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। फिर दूसरा, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या प्रयोग होने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर तीसरा प्रश्न है जो काल के प्रकार लिखे। काल के प्रकार लिखे। काल के प्रकार लिखिए। काल, काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल, और फिर दूसरा भूतकाल, और फिर तीसरा भविष्यत काल। भविष्यत काल। ठीक है, फिर चौथा है मुहावरा किसे कहते हैं? यानी कि मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा हम बोलते हैं ना कि भाई जो वाक्य में विशेष अर्थ दे, यानी कि जो किसी वाक्य में विशेष अर्थ है, जो किसी वाक्य में विशेष अर्थ दे, वो क्या कहलाते हैं? मुहावरे। ठीक है, अब ये तो इतने मैंने करवा दिए। अब आप लोगों को कौन कौन से याद करने हैं? पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द और मुहावरे, ये याद करके जाना। और एक लेख भी आता है, एक निबंध, छोटा सा है शायद, और एक एप्लीकेशन, एक अर्जी, मारवाड़ी में अर्जी, और एक
एप्लीकेशन। ठीक है, और चलो मेरे को भी इतने ही याद है तो इतने याद करके जाना जो आप लोगों के कुछ काम आए। हिंदी कंप्लीट। और अब कौन सा पढ़े बताओ। ये खत्म हो गए हिंदी के। अब कौन से पढ़ोगे, इंग्लिश के? यानी कि इंग्लिश का पहला चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब इसमें पहला प्रश्न जो है पहले चैप्टर का, चैप्टर फर्स्ट में कौन सा पहला प्रश्न, हु वाज जिम, यानी कि हु वाज जिम एंड where did he live? He live। ठीक है, Who was Jim, यानी कि जिम कौन है और वो कहाँ रहता है। जिम was a सोल्डर नहीं सोल्जर। Jim was a soldier। ठीक है, he lived in England, यानी कि वह कहाँ रहता था, इंग्लैंड में। एंड FOUGST fought in the First World War। in the First World War, यानी कि वो पहली लड़ाई में, जो विश्व की पहली लड़ाई थी उसमें वो लड़ा। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है What was written in the letter found in the roll top desk? What was written in the letter found in the roll desk। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न उत्तर है, उत्तर तुम लोग लिख लोगे क्या? मैं प्रश्न बता दूं मेन जो इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश के प्रश्न उत्तर वो वैसे भी समझने लायक तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न लिख दिया, अब उत्तर आप देख लेना। और तीसरा प्रश्न व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज द मैसेज ऑफ स्टोरी। ठीक है, यानी कि इस स्टोरी का जो मैसेज था, संदेश था, वो क्या था।
फिर ये द सुनामी यानी व्हाट इज ए सुनामी, सुनामी क्या है। दूसरा चैप्टर सुनामी क्या है। व्हाट इज द सुनामी, ये पढ़ लेना। और फिर दूसरा प्रश्न है हाउ डिड एनिमल्स सेव देमसेल्व्स ड्यूरिंग द सुनामी, यानी सुनामी के दौरान आप लोग जो जंतु है, जानवर है, उनको कैसे सुरक्षित करोगे, कैसे बचाओगे सुनामी से। और फिर है व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, यानी कि ये जो लेसन है सुनामी, इसके बारे में हम क्या सीखते हैं, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। फिर तीसरा चैप्टर, तीसरे में क्या है, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी कि हु रूल्ड इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया भारत पहले, स्वतंत्रता से पहले उसमें रूल क्या क्या थे, कौन कौन से रूल थे, ठीक है। किसके रूल थे, किसके थे, ब्रिटिश के, ब्रिटिश, ठीक है। और फिर नेम टू सोशल एविल्स मेंशन इन द चैप्टर, यानी कि इस अध्याय में जो 2 नाम सोशल वर्कर्स है, सोशल समाज के जो है वो सेविक, जो सेवा वाले हैं वो बताइए, यानी कि चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत और वो बाल विवाह, ठीक है। फिर व्हाट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि व्हाट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। फिर चौथा चैप्टर है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, व्हाट द विपिन चंद्र प्रॉब्लम, यानी कि विपिन चंद्र की जो समस्या है वो क्या थी, ठीक है। ही बिलीव दैट ही हैड लॉस्ट हिज मेमोरी, यानी कि वे विश्वास कर लिया कि उसकी जो मेमोरी है वो खो चुकी है, ठीक है। Who played a prank on विपिन, यानी कि विपिन पर किसने प्रैंक किया, कौन था प्रैंक करने वाला। चुनीलाल प्लेड ए प्रैंक ऑन विपिन चौधरी, यानी कि चुनीलाल जो था वो विपिन के ऊपर प्रैंक कर रहा था। प्रैंक मतलब मजाक। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि ये जो स्टोरी है किसकी, विपिन चंद्र की, इसके बारे में इसका जो शीर्षक है वो क्या है, मोरल, मौखिक क्या है। वन शुड नॉट हर्ट अदर फॉर फन, यानी कि एक नहीं, यानी एक जो मजाक है वो भारी भी पड़ सकता है और हल्का भी पड़ सकता है, ये बात है, ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। फिर 5वां चैप्टर है द सुमित विद इन, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इसका जो रचिता है वो कौन है, इसके लेखक कौन है, यानी कि मेजर एचपीएस अहलूवालिया, मेजर एचपीएस अहलूवालिया, ठीक है, इसके लेखक है। किससे, द समिट विद इन। व्हाट इज द समिट विद इन, समिट विद इन क्या है, इट मीन्स कंक्वायरिंग ऑल इनर फियर्स एंड वीकनेस, यानी कि ये डर और कमजोरता का चैप्टर है, इसके बारे में डर और कमजोर बताया गया है। व्हाट लेसन डज दिस चैप्टर टेक, यानी कि ये जो चैप्टर है वो क्या सिखाता है हमें। रियल सक्सेस इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड इनर स्ट्रेंथ, यानी कि हमारी जो सफलता है वो हमारे
फैसले और हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारी जो अनुशासन है और हमारी जो मजबूत है, हम जो निर्णय लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर है छठा चैप्टर, दिस इज जोडीज फाउन। व्हाई डिड जोडी ब्रिंग द फाउन होम, यानी कि बिकॉज इट्स मदर हैड डाइड सेविंग जोडी फादर। फिर दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड जोडी टेक केयर ऑफ द फाउन। दूसरा प्रश्न कौन सा है, हाउ डिड जोडी टेक केयर ऑफ द फाउन। फिर सातवां चैप्टर है ए विजिट टू कैम्ब्रिज, यानी कि वो कैम्ब्रिज देखने गया। हु वाज स्टेफन हॉकिंग, यानी कि स्टेफन कौन था। ही वाज ए फेमस साइंटिस्ट सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस डिजीज, यानी कि ये स्टेफन हॉकिंग जो है वो एक वैज्ञानिक है, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक है। ठीक है, ये प्रश्न आप भी याद करके चले जाना। और व्हाट इंस्पायर्ड द ऑथर, यानी कि ये जो लेखक है इससे हम इंस्पायर क्या होते हैं, ये क्या सीख दे रहे हैं, हमें किस बात के बारे में बता रहे हैं ये। स्टीफन हॉकिंग कोर्ज एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, चैप्टर 8 ए शॉर्ट मॉनसून डायरी। इसका पहला प्रश्न है, हु रोट ए शॉर्ट मॉनसून डायरी, यानी कि ये जो किताब है ए शॉर्ट मॉनसून डायरी ये किसने लिखी। ये लिखी है रुस्किन बॉन्ड। ठीक है, रुस्किन बॉन्ड ने ये किताब लिखी, कौन सी, ए शॉर्ट मॉनसून डायरी। व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर, यानी कि ये जो चैप्टर है इसकी थीम, इसका जो वॉलपेपर, जो थीम क्या है, इसका जो आधार क्या है, इसका आधार इस चैप्टर का। ब्यूटी ऑफ द नेचर द मानसून सीजन, यानी कि जब नेचर की जो प्रकृति है, सुंदरता है, वो इस मानसून के डायरी के अंदर वो बताया गया है। ठीक है, फिर ग्रामर पढ़ लोगे तुम लोग। ग्रामर में देखो टेंस पढ़ के चला जाना, टेंस। ठीक है, और टेंस, फिर आर्टिकल। टेंस आते हैं और ए एन और दा का प्रयोग, ये आर्टिकल, ये पढ़ के चले जाना। और एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये पढ़ के चले जाना। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो पढ़ के चले जाना। और लेटर और पैराग्राफ, लेटर या पत्र, लेटर पत्र और पैराग्राफ, यानी कि छोटा पैराग्राफ भी आता है, कहानी आती है, स्टोरी, कि भाई ये लाइन है माउस, यानी कि एक शेर और एक चूहे की वो जो कहानी है, जाल काटते हुए और खाने वाला, वो जो भी है वो कहानी याद करके, मतलब वैसी कहानी आती है। और लगभग ज्यादातर वो प्यासा को है डर्टी क्रो, डर्टी क्रो, ये ज्यादातर पूछता है, लगभग ये ज्यादातर पूछता है। और लेटर पत्र, एक एप्लीकेशन आती है हमेशा डेली, तो एक एप्लीकेशन याद करके जाना। ठीक है, तो इंग्लिश का हो गया। अब कौन सा पढ़े,
अब हम पढ़ते हैं गणित। ठीक है, गणित में पहला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि P बटा Q के रूप में जिस संख्या को व्यक्त कर सकते हैं और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, पूर्ण अंक है, तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या कहलाता है, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है -3/5 और 7/10 को का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे, -3/5 प्लस 7/10। अब इसका लेसअप लेंगे 5 और 10। ठीक है, अब 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाना, 5 लिख दो, 5 दूने 10। ठीक है, अब 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूने 10। ठीक है, अब इसका लेसअप कितना है, 10। फिर 10 का भाग 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार, फिर 2 को इससे गुना करेंगे -3 से। ठीक है, -3 और 3 दूनी 6, फिर एक प्लस। अब 10 को 10 में भाग देंगे एक बार, फिर 7 को 1 से गुना करेंगे 7। अब -6 और +7 कितना बचा, प्लस का 1, और अब 10 का 10। ठीक है, ये इसका योग आ गया, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न, यानी कि 5/7 का व्युत्क्रम, योगात्मक व्युत्क्रम। यानी कि योगात्मक व्युत्क्रम बोले तो 5/7 है तो -5/7 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, योगात्मक यानी कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी उल्टा। ठीक है, फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दूसरा अध्याय, फिर दूसरे में पहला चैप्टर रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, वे समीकरण जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि वे समीकरण जिसमें चर की घात कितनी होती है, 1 होती है, क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, फिर इसमें दूसरा हल कीजिए, 3x + 7 = 25। अब इसको सोल्व करने के लिए 3x, ये प्लस का 7 है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 25 - 7। ठीक है, 3x = 25 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, कितना, 18। फिर ये इधर गुणा में है 3 तो उधर जाके भाग में, 18/3, x = 6, यानी कि x = 6, x = 6, 6 जो है वो इसका उत्तर है। ठीक है, समझ में आया सबको। अब
अब हम पढ़ते हैं चतुर्भुजों की समझ, यानी कि चतुर्भुज क्या है। चतुर्भुज क्या है। अब चतुर्भुज क्या है, वे आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती है, यानी कि वह आकृति जिसमें कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। ठीक है, क्या कहलाता है, चतुर्भुज। चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, फिर इसी में दूसरा है कि समांतर चतुर्भुज के गुण लिखिए। समांतर चतुर्भुज के गुण। ठीक है, इसके गुण है पहला, विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, समान और समांतर, यानी कि समान बराबर और समान अंतर, दोनों में जो अंतर होता है वो समान होता है, समांतर होती है। फिर इसी में दूसरा है ये विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये समान चतुर्भुज है, इसके जो कोण होते हैं विपरीत कोण वो बराबर होते हैं, विपरीत कोण बराबर। ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का गुण पहला, विपरीत भुजाएं समान और समांतर होती है, और विपरीत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं दोनों। ठीक है, हो। अब पढ़ते हैं 5वां, आंकड़ों का प्रबंधन। पहला है माध्य क्या है, यानी कि सभी आंकड़ों को, यानी कि सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, यानी कि ये अगर निकालोगे तो माध्य निकल जाएगा। माध्य क्या है, माध्य जो है वो सभी आंकड़ों के योग को कुल आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो मान मिलता है, यानी कि इससे जब भाग देंगे तो जो मान आएगा वो माध्य है। ठीक है, जैसे कि 5, 6, 7 और 8। अब 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26। ठीक है, 26 बटे 1 2 3 4, कितनी संख्या है, 4। तो इसका जो माध्य है वो 5 चौके 20, पीछे कितना बचा 2। अब 5 एक पॉइंट लग गया 0, यानी कि 20 हो गए। 5 सॉरी यहाँ पे आएगा 6, 6 चौके 24, फिर बचेगा 2, सॉरी 2 बचेगा, फिर पॉइंट लग गया, फिर एक 0 लग गया, यानी कि 20 हो गए। 5 चौके 20, यानी कि 6.5 जो है वो उत्तर आएगा। इसका माध्य जो कितना है, 6.5। ठीक है, इन संख्याओं का जो माध्य है वो 6.5 आएगा। ठीक है, समझ में आए सबको। फिर माध्य का सूत्र है ये, आंकड़ों की संख्या बटे सभी आंकड़ों की जो योग है, यानी कि इनका ये जो अंक है इनका योग ऊपर, और फिर नीचे कितनी संख्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 संख्या लिख दी। ठीक है, समझ में आया। ये ज्यादातर ये बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, ये एग्जाम में हर बार पूछता है। फिर वर्ग और वर्गमूल, यानी पूर्ण वर्ग की संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, यानी कि वे संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो, यानी कि वे संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का, वे संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो, संख्या का वर्ग हो, क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, अब 144 का वर्ग क्या है, 144 का, अब देखो इधर ध्यान दो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का,
11 का और 12 का, ठीक है। अब 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छंके 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 में 81, 10 का 100, 10 गुना 10 100, 11 गुना 11 121, फिर 12 का कितना है 144, यानी कि ये कितने का वर्ग है 12। 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 12 144 का वर्ग क्या है 12। समझ में है सबको। फिर घन और घनमूल। फिर है घन और घनमूल। घन और घनमूल, ठीक है। घन और घनमूल क्या है, यानी कि 64 का घनमूल, 64 का घनमूल, यानी कि इसमें 2 का 3 का 4 का 5 का और 6 का। 2 का घन क्या है 9, ठीक है। 2 का घन है 8, 2 का घन है 8, 3 का कितना है 27, 3 के 9 9 है 27, 4 चौके 16 16 चौके 64। तो अपना यहाँ पे आ गया 5 5 25 25 पंजा 125, 36 36 गुना 6 168, 36 गुना 6 36 3 36 18 3 21 216, ठीक है। 216 हो गए। फिर इसका जो उत्तर है ये 4 चौके 64, यानी इसका जो घन है वो 4 हो गया, ठीक है। यानी कि 64 को 3 बार गुणा कर दो, सॉरी भाग दे दो, ऐसे की जो संख्या है बराबर है, यानी कि इससे 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64, यानी कि बराबर है तो 3, यानी कि इसका जो घन है वो 64 का 4 है, ठीक है। फिर है प्रतिशत। क्या है प्रतिशत, यानी प्रति 100, यानी किसी का प्रतिशत निकालना, प्रति 100 को प्रतिशत कहते हैं। यानी कि 10 का नहीं 20, 12 का ले लो, 12 का 40% निकालो, ठीक है। 12 गुना 40 ऊपर नीचे 100, ठीक है। ये 12 चौके 48 बट्टे 10 इक्वल टू 4.8 जो है वो 40% है। किसका 12 का, ठीक है। अब 40 का 20%, ठीक है। 40 का 20%, 40 गुना 20 बट्टे 100 इक्वल टू 0.000, 4 दूने 8% जो इसका है वो 20% हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में ही जैसे कोई संख्या है 8 को प्रतिशत में, यानी कि 8 गुना 100, 8 का 20%, तो 20 0 8 दूनी 16 बट्टे 10 इक्वल टू 1.6, यानी कि ये जो उत्तर आ गया इसका 8 का 20% 1.6, ठीक है। समझ में आया सबको। तो ये हो गया अपने प्रतिशत पे बात कर ली, यानी किसी प्रति 100 जो होता है वो प्रतिशत होता है। किस चीज के बारे में, किस चीज का प्रतिशत निकालना, प्रतिशत होता है, ठीक है। अब साधारण ब्याज का सूत्र, यानी कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, यानी कि मूलधन मैंने मान लो 5000 लिया किसी से, ठीक है। फिर दर 2% की, फिर महीने समय कितना महीनों में 2 महीने, ठीक है। तो अब मूलधन कितना है 5000 गुना दर कितना है 2 गुना महीने कितने हैं 2 बट्टे
100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, फिर 5 50 गुण 2 100, 100 गुणा 2 इज इक्वल टू 200, यानी कि 200 जो है वो इसका 2 महीने का ब्याज होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? 2 महीने का ब्याज क्या होगा? 200। अगर मैंने 5000 किसी लिए 2% की दर से और 2 महीने के लिए, तो 200 रुपये मेरे को ब्याज देना है, वो भी साधारण ब्याज। ठीक है, फिर बीजी व्यंजक एवं सरल समीकरण, यानी कि a प्लस बी को विस्तार कीजिए, b का विस्तार, यानी कि इसको सोल्व करना है। फिर ये स्क्वायर बीच में, तो पहले इसको भूल जाओ, a का लो, a स्क्वायर प्लस b, यानी कि b का करेंगे तो a को भूल जाओ, b स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस, ये 2 गुणा में आ जाएगा, प्लस 2ab। ठीक है, ये इससे गुणा होगा तो a और b दोनों हो जाएंगे, तो 2ab। ठीक है, समझ में आया? फिर क्षेत्रमिति, यानी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यानी कि लंबाई मैंने 10 दे दी और चौड़ाई जो है मैंने लंबाई 12 दे दी चौड़ाई, तो 10 गुणा 12 इज इक्वल टू कितने हुए? 120। ठीक है, 120 जो है वो आयत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब घात और घातांक, यानी कि घात, अब इधर ध्यान दो, 2 का पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 की पावर 5, यानी कि ये अगर ऐसी संख्या आती है तो ये घात और घातांक है, यानी कि घाते अगर संख्या सेम है तो घाते जुड़ जाती है। समझ में आया? यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, अगर यहाँ पे 3 होती तो यहाँ पे भी 3 होती तो वो जुड़ जाती। ठीक है, अब इसका उदाहरण है 2, ये 2 और ये 2, तो इसकी घातें जुड़ जाएगी। 2 गुणा ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 गुनी 2, यानी कि 256 जो है वो इसका उत्तर है। अब 2 की पावर इधर 3 होती और 3 की पावर उधर 5 होती, तो ये जुड़ती नहीं, यानी कि 2 की पावर 1 2 3 यहाँ तक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 इधर आ जाता प्लस ये जो 3 की पावर 5 है, 3 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 3 9 9 27 27 3 81, 81 गुणा 3 81 गुणा 3, यानी कि 3 8 24, 243, ये इसको जो है 243 आ जाएगा। फिर 243 प्लस 8 यानी कि 251। ठीक है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे अलग अलग घातों का भी जोड़ सकते हैं और सेम संख्या अलग आते हैं जो भी, तो भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो, गणित का हो गया पोर्शन खत्म। अब एक सब्जेक्ट बचा है संस्कृत। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट बचा है 8वीं का, वो पढ़ लेते हैं संस्कृत। संस्कृत, ठीक है, और इसमें पहला चैप्टर है सुभाषितानी, यानी कि सुभाषितानी का अर्थ क्या है? सुभाषित। सुभाषित का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? यानी कि सुंदर और हितकारी वचन को सुभाषित कहते हैं, यानी कि सुंदर वचन और हितकारी, यानी किसी का भला हो, सुभाषित। इसका जो अर्थ है वो सुंदर और हितकारी। सुंदर और हितकारी, सुंदर और हितकारी जो वचन होता है इसको क्या कहते हैं? सुभाषित। ठीक है, और दूसरा है सुभाषितों से क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि इससे जो है हमें क्या शिक्षा मिलती है? सुभाषितों से हमें सदाचार, यानी कि अच्छे आचार,
सॉरी सदाचार साथ में है, सदाचार सत्य यानी कि अच्छे विचार और सत्य सही, परिश्रम यानी कि फल, जो हम काम करेंगे परिश्रम, और अच्छे व्यवहार यानी कि जो अच्छे व्यवहार रखेगा वो समाज में अच्छा व्यक्ति बनेगा, अच्छा व्यवहार, ठीक है, की शिक्षा मिलती है, शिक्षा मिलती है। यानी कि सुभाषितों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सुभाषितों से हमें सदाचार, अच्छे विचार और सत्य यानी कि सही मार्ग की ओर, परिश्रम, मेहनत करना और अच्छे व्यवहार यानी कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बनाना और इसकी शिक्षा में मिलती है। ठीक है, समझ में आया? फिर विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता यानी कि दूसरा पार्ट है विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। इस पार्ट की शिक्षा क्या है? यानी दूसरे पार्ट की जो शिक्षा विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, इससे शिक्षा क्या है? हमें बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें किसी भी बात को बिना सुने या समझे उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि बिना सोचे समझे किसी बात को बिना सुने या उसको बिना समझे किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले बात को समझे, सुने, क्या उसके कारण है, उससे क्या हमें फायदा हो रहा है या किसी और को क्या फायदा हो रहा है, हमें क्या नुकसान हो रहा है, वो सब सोचे समझे उसके बाद विश्वास करें। ठीक है, फिर मूर्खता का परिणाम क्या होता है? मूर्खता से व्यक्ति संकट में पड़ सकता है। यानी मूर्खता का परिणाम, मूर्खता का परिणाम यानी कि इससे व्यक्ति किसमें पड़ जाता है? संकट में, संकट में पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि मूर्खता, कोई व्यक्ति मूर्खता कर रहा है, जैसे किसी को ऐसे जलाने के लिए कुछ मूर्खता कर रहा है, परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है, तो उससे वो व्यक्ति क्या है? परेशानी में आ जाता है, संकट में आ जाता है। ठीक है, समझ गए? फिर डिजी भारतम यानी डिजी भारत से क्या तात्पर्य है? डिजी भारत से क्या तात्पर्य है? डिजी भारत से क्या तात्पर्य है? ठीक है, डिजिटल तकनीक से युक्त आधुनिक भारत को, यानी डिजिटल तकनीक से, डिजिटल तकनीक से युक्त भारत को क्या कहते हैं? डिजी भारत कहते हैं, डिजी भारत कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सब डिजिटल माध्यम से हो रहा है, जो भी काम हो रहा है डिजिटल तकनीकों, ऑनलाइन के द्वारा हो रहा है, एआई का जमाना है, वो सब डिजिटल के माध्यम से हो रहा है, वो डिजी भारत कहलाता है। ठीक है, फिर डिजिटल भारत के दो लाभ लिखे, यानी कि डिजिटल भारत जो है इसके लाभ, इसके लाभ यानी कि हमें क्या लाभ इससे हो रहे हैं? समय की बचत होती है, यानी कि इससे जो है वो समय की बचत होती है। ठीक है, क्या होती है इससे? समय की बचत। और फिर ये कार्य इससे क्या होता है? सरल होता है, कार्य सरल होता है। किससे? डिजी भारत से। ठीक है, फिर सदैव पूर्वतो निदेहि चरणम, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? यानी सदैव पूर्वतो निदेहि चरणम यानी कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। यानी कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, यानी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, यानी कठिनाइयों से हमें नहीं डरना चाहिए और
हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। फिर कंठ केनेव कंटकम, कंठ केनेव कंटकम, कौन सा अध्याय है? 5वां। कंठ केनेव कंटकम, इसमें पहला है कंठ केनेव कंटकम का अर्थ क्या है, यानी कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। कांटे से ही क्या निकाला जा सकता है? कांटा निकाला जा सकता है, यानी कंठ केनेव, कंठ केनेव कंटकम, कंटकम। ठीक है, कंटकम, इसका जो अर्थ है यानी कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। ठीक है। फिर इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दूसरा प्रश्न, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? किससे? कंठ केनेव कंटकम से। बुद्धि से समस्या का समाधान करना चाहिए, यानी कि बुद्धि से समस्या का समाधान करना चाहिए। बुद्धि से समस्या का समाधान करना चाहिए, यानी कि कोई लड़के समस्या का समाधान करता है तो लड़के नहीं, बुद्धि से समस्या का समाधान करो, जिससे बातचीत हो सके और व्यवहार खराब ना हो, व्यवहार अच्छा बना रहे और लोग ये भी नहीं बोले कि आवारा है ये। तो इसलिए बुद्धि से समस्या का समाधान करो और बुद्धि को इतना बढ़ाओ कि समस्या जल्दी समाप्त हो जाए। ठीक है। फिर गृहम शून्यम सुता विना, यानी कि इसका जो अर्थ है, भावार्थ क्या है? वो संतान के बिना घर सोना लगता है, यानी कि गृहम शून्यम सुताम विना, यानी कि संतान के बिना घर कैसा लगता है? सोना। संतान के बिना घर सोना लगता है। ठीक है। मान लो तुम लोग घर में कोई बच्चा आया हुआ है 5-10 दिन के लिए या 1-2 घंटे के लिए, तो जब तक वो है घर में तब तक आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चा घूम रहा है, फिर रहा है, हमारा थोड़ा बहुत टाइम पास हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और जैसे वो चला जाएगा हमें ऐसा लगे घर में कोई है ही नहीं, चाहे घर में बहुत सारे हो पर घर में ऐसे लगा कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा। तो ये बात है कि संतान के बिना घर कैसे लगता है? सूना लगता है। ठीक है। फिर है भारत जननी, भारत जननी, यानी भारत को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत हमें जीवन, संस्कृति और संस्कार देता है। भारत को माता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? भारत को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत हमें जीवन, संस्कृति और संस्कार देता है। क्योंकि भारत हमें संस्कार, संस्कृति और जीवन देता है, जीवन देता है, यानी कि ये बताता है कि हमें कैसे जीना है, हमें हमारे संस्कार कैसे होना चाहिए, हमारी जो संस्कृति है वो कैसे होना चाहिए, खान पान, रहन सहन, रख रखाव जो भी है वो हमें भारत माता सिखाता है कि भाई ऐसे रहन सहन करो और ऐसे रहो, ऐसे संस्कार रखो और संस्कृति ऐसी रखो जिससे लोगों को अच्छा लगे। ठीक है। फिर व्याकरण में शब्द रूप, शब्द रूप आप याद करके जाना। शब्द रूप मैं बता रहा हूं। पहला है राम और दूसरा है बालक और फिर तीसरा है लता। इन तीनों में से एक आएगा। ठीक है। और धातु रूप गम, धातु रूप, सॉरी मैं यहाँ मिटा देता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर दिखाई दे, और मार्कर भी कर लेता हूँ चेंज, यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है। धातु रूप कौन कौन सी? गम, पट और लिख।
ये याद करके जाना, इन तीनों में से ज्यादा तो रिपीट हो रहे हैं। और संधि, संधि में स्वर संधि और व्यंजन संधि, ये दोनों याद करके जाना। और फिर कारक, कारक कर्ता कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से सारे, ठीक है, याद करके जाना। और फिर प्रथमा से सप्तमी विभक्ति, प्रथमा से सप्तमी विभक्ति, ठीक है। इतना सब संस्कृत में याद कर लेना, तुम लोग 100% पास हो जाओगे, ठीक है। अब आप लोगों की जो भी डाउट है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे मैं उस टॉपिक पे या उस सब्जेक्ट पे वीडियो बना सकूं। और हालांकि मैंने 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दी है, वो एक जो मेरे को लग रहा है बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस वो मैंने करवा दिए। बाकी बड़े क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत देखूंगा मैं, कल परसों तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, जय भारत, ठीक है।